आजकल अगर हम लोग देखें तो इंटरेस्ट बैंक एफडी से जो इंटरेस्ट का रेट जो इंटरेस्ट रेट है वो दिनों दिन कम हो रहा है। दूसरा ऐसे भी हो रहा है कि ये कोरोना की वजह से काफ़ी लोगों को जो रेगुलर जो इनका इनकम चल रहा था उसमें भी काफ़ी हद तक कटौती आ रही है। तो अगर ऐसा कोई एक मार्ग मिल जाए या ऐसा कोई एक उपाय मिल जाए कि जिससे आपको एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीना एक इनकम की जगह मिल जाए। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे फंड के बारे में बात करने वाले हैं जिस फंड ने करीब करीब 17 सालों से कंसिस्टेंटली डिविडेंड दिया है। और ये फंड एक कोई नया फंड हाउस नहीं है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी करीब करीब 23,000 करोड़ के करीब है। आज हम बात करने वाले हैं HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड की। तो किसी भी फंड को अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो हम लोग पहले देखेंगे कि ये फंड मैनेज कैसे किया जाता है, उसके बाद ये फंड का मैनेजर कैसा है, कौन है, उसके बाद ये फंड का ऑब्जेक्टिव कैसा है, ये फंड का पोर्टफोलियो कैसा है, ये फंड का असेट एलोकेशन कैसा है, ये फंड का परफॉर्मेंस जो है वो बाकी जो फंड है इस कैटेगरी में उनके हिसाब से कैसा है। इसके साथ ये फंड का परफॉर्मेंस जो है वो उसका बेस इंडेक्स जो है उसके हिसाब से कितना अच्छा है। और अंत में हम लोग देखेंगे कि ये फंड किन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही रहेगा। तो HDFC बैलेंस फंड की अगर बात करें तो इस फंड के फंड मैनेजर है जिनका नाम कोई नया नहीं है। इनफैक्ट इनको कई लोग तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो इंडिया में है उसके पितामह के नाम से कॉल करते हैं। तो इस फंड के मैनेजर है प्रशांत जैन। प्रशांत जैन के बारे में ऐसा है कि अभी मेरे स्क्रीन पे तो आप उनका क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। सबसे जो अहम बात है कि वो कंसिस्टेंटली इस AMC के साथ है। मीन्स ये फंड जो है उन्होंने 20 जून 2003 से ये फंड ये देख रहे हैं। तो उसके पहले भी जूरिच जो AMC थी वो AMC में ये उसके साथ थे। और जब जूरिच को HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी ने टेक ओवर किया तो उसके साथ प्रशांत जैन साहब HDFC में शामिल हो गए। तो उसके साथ इनको जो टोटल एक्सपीरियंस है इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का वो करीब करीब 23-27 साल का है। दूसरा जो देखने लायक बात है कि इन्होंने जो HDFC म्यूचुअल फंड में इस फंड के साथ वो HDFC टॉप 100 फंड भी देखते हैं, HDFC इक्विटी फंड भी देखते हैं। HDFC इक्विटी भी एक काफ़ी पुराना फंड है कि जो जूरिच के वहाँ से HDFC की तरफ आया था। और उसके बाद ये एक देखते हैं जो अहम फंड है वो है HDFC हाइब्रिड डेब्ट फंड। अभी हम लोग देखेंगे ये फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये फंड का ऑब्जेक्टिव जैसे नॉर्मल इक्विटी फंड का या बैलेंस फंड का होता है वैसे ही एक लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिशिएट करवाना और दूसरा एक मिक्स ऑफ इक्विटी और डेब्ट करना है। देखिए ये फंड जो है ये डायनामिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे कैसे होता है कि फंड मैनेजर के लिए पूरा का पूरा फ्रीडम है कि वो कहाँ तक इक्विटी में जाए और कहाँ तक डेब्ट में जाए। वो करीब करीब 50% के करीब करीब डेट में जा सकते हैं या 80% के करीब करीब इक्विटी में भी जा सकते हैं। और दूसरी ये फंड के बारे में जैसे मैंने शुरू में कहा वो एक अहम बात जो मिस नहीं करनी चाहिए वो कि ये फंड करीब करीब लास्ट 17 ईयर्स 9% से लगा के 14% तक आप NAV के हिसाब से अगर देखा जाए तो डिविडेंड एवरी टाइम देते आ रहा है। और एवरी टाइम मतलब मार्केट के अप्स हो या डाउन्स हो इस फंड का डिविडेंड आया ही है। और अगर आज की तारीख में देखें तो बहुत कम फंड है जो मंथली डिविडेंड देते हैं। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड उनमें से एक है जिसका डिविडेंड अभी कोरोना के वक्त जब मार्च में मार्केट पूरा टूट चुका था, करीब करीब 30-40% नीचे आ गया था, तब भी इस फंड का डिविडेंड आया था। डिविडेंड देना या देना इसकी मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे खाली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की कंसिस्टेंसी जो है वो हाईलाइट कर रहा हूँ। अभी इन्वेस्टमेंट अप्रोच इनका देखो कैसे है।
कि सिंस ये फंड जो है ये बैलेंस एडवांटेज फंड है, तो यहाँ पे इनका जो एसेट एलोकेशन है वो करीब करीब 65 to 80% जो है ये इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा जो इस फंड का जो बिगेस्ट है कि ग्रोथ पोटेंशियल इक्विटी जो है इनमें इनका इन्वेस्टमेंट है। अगर आगे की जो स्लाइड्स है उसमें हम लोग देखेंगे कि इनका अभी जो पोर्टफोलियो एलोकेशन जो है वो भी कैसा है। अभी फंड के बारे में थोड़ी फैक्ट जान लेते हैं। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट जैसे मैंने कहा वो 33,000 करोड़ 772 है। फंड का इंसेप्शन डे जो है 1 फरवरी 1994। सो करीब करीब देखा जाए तो इस फंड का जो ओवरऑल जो ड्यूरेशन है वो करीब 26 ईयर्स का है, काफ़ी पुराना फंड है। बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेब्ट, इसका मतलब क्या है कि इस फंड का जो इक्विटी एक्सपोजर है वो निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स है उसी में रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। मीन 60, अगर समझो 80% फंड का इक्विटी में एक्सपोजर है तो उसमें से 65% जो है वो इसका निफ्टी 50 में ही रहता है। इसका कैटेगरी जो है जैसे इसके नाम के साथ ही जुड़ा है, बैलेंस एडवांटेज फंड। इस फंड में मिनिमम आप 5,000 रुपये के निवेश कर सकते हैं और आप SIP के जरिए अगर निवेश करते हैं तो आपको कम से कम 1,000 रुपये का SIP करना जरूरी होगा। यह फंड डिविडेंड और ग्रोथ और डिविडेंड पे आउट और ये इन्वेस्टमेंट तीनों ऑप्शंस में आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशो इसका 1.62% है। ये फिर काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब जिस जो मार्केट में वोलेटाइल है ये सब देखते हुए अगर किसी भी फंड का एक्सपेंस रेशो 1.8 या 1.9 के करीब या नीचे रहता है तो वो काफ़ी ठीक ठाक है। रिस्क देखी जाए तो किसी भी इक्विटी फंड्स के लिए या इक्विटी एक्सपोजर किसी भी फंड का है उसके लिए जो जेनेरिक रिस्क होती है उतनी रिस्क इस फंड में भी है। अभी इस फंड का हम लोग एसेट एलोकेशन देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि इस फंड का अभी का जो एसेट एलोकेशन है उसमें करीब करीब 81% जो है वो इक्विटी में है और 19% जो है वो डेब्ट और कैश रिलेटेड में है। अभी देखिए कि इक्विटी में जो 80% इसका एलोकेशन है, इस 80% में से 71% है वो लार्ज कैप में है, उसके बाद 2.9% जो है वो मिड कैप में है और 6.5% जो है वो इनका एलोकेशन जो है अभी वो स्मॉल कैप में है। अब इस फंड का पोर्टफोलियो भी देख लेते हैं। अभी पोर्टफोलियो की हर कंपनी का नाम तो यहाँ पे मैं लूँगा नहीं, लेकिन आप एक ठीक से अगर एक जल्दी एक नज़र भी डाल लेते तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये जो सब कंपनीज़ हैं ये सभी के सभी कंपनीज निफ्टी 50 में है। और दूसरा कैपिटलाइजेशन की हिसाब से देखा जाए तो ये सभी बड़ी कंपनीज़ हैं। इसमें आप ये भी देखेंगे कि कोल इंडिया है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है, ये सब कंपनी NTPC है, इनका डिविडेंड भी उतना ही अच्छा आता है। और टोटल जो 10 कंपनी है टॉप 10 होल्डिंग है उसमें इनका 51% जो है अलोकेशन ऑफ इक्विटी वो करीब करीब इसमें जाता है। तो समझ के चलिए कि समझो आपने इस फंड में 100 रुपये अगर इन्वेस्ट कर दिया तो आपका 80 रुपये इक्विटी में जाएगा और उसके 50% करीब करीब 40 रुपीज़ जो है वो आपका ये 10 स्टॉक में चला जाएगा और 20 रुपीज़ जो है वो आपका डेब्ट और डेब्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स में या कैश में रहेगा। सेक्टर्स अगर देखें तो टॉप 10 सेक्टर्स में जो टोटल निवेश है इनका वो करीब करीब 72% से ऊपर है, मतलब ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं है यहाँ पे। और परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस इस फंड का गए 3 या 4 साल उतना ठीक नहीं रहा है, क्योंकि जो कंपनीज़ है इनमें से अभी जो जैसे हमने पहले के स्क्रीन में देखा उसमें कोल इंडिया है या गवर्नमेंट है, ये PSUs ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा है जिनका डिविडेंड तो रेगुलरली आता है। लेकिन जब गवर्नमेंट ये करने लगेगी कि इसको खुद का स्टेक कम कर लेने लगेगी और डिसइन्वेस्टमेंट प्लान बनेंगे तो ये फंड्स को तगड़ा रिटर्न आ सकता है। 3 साल के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो कैटेगरी और इस फंड का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें
इस फंड ने दिया है 0.45% और कैटेगरी का जो रिटर्न है वो करीब 3.78% है। 5 साल का अगर देखें तो ये फंड का 4.72 है, वहाँ कैटेगरी का जो रिटर्न है वो 5.63 के करीब है। अभी पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। पीयर कंपैरिजन करते वक्त मैं उसी फंड के से कंपेयर करता हूँ कि जिसका और ये फंड का बेंचमार्क इंडेक्स जो है वो सेम है। सो है ना, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि हम लोग एप्पल से ऑरेंज कंपेयर नहीं कर सकते, हमको एप्पल से एप्पल ही कंपेयर करना है। तो जिनका क्या होता है कि जिनका बेंचमार्क इंडेक्स सेम है तो उनका मोर और द लेस स्टॉक सिलेक्शन जो ब्रैकेट है वो भी सेम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक ही फंड है एक्चुअली कि जिसका 10 साल का डेटा अवेलेबल है, और बाकी जो 2 फंड्स में कंपेयर कर रहा हूँ वो इस फंड के हिसाब से काफ़ी यंग फंड्स हैं। तो इस कैटेगरी में जो 4 फंड्स आ रहे हैं इसमें अगर कंपैरिजन आप लोग कर ले तो डेटा आपके सामने। तो इसमें कैटेगरी में आता है एक्सिस का डायनामिक इक्विटी फंड आ जाता है, कोटक का बैलेंस एडवांटेज आता है, और फिर ये फंड आता है। और आपका इस कंपैरिजन में मैंने निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेप्ट इंडेक्स से उसका भी यहाँ पे कंपैरिजन दिखा है। उसके बाद अगर हम लोग इम्पोर्टेंट रेशो में यहाँ पे आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये डेटा वैसे भी आपको आसानी से वैल्यू रिसर्च पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन और इक्विटी का ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, यहाँ पे मैंने तीनों जो है बीटा, अल्फा और शार्प रेशो और स्टैंडर्ड डेविएशन कंपेयर किए। अगर यहाँ पे आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके इन नंबर्स को देख लिए। तो इसका बीटा जो है वो करीब करीब 1 के करीब है। इसमें खाली थोड़ा एक वरीसम जो है वो मुझे दिखता है कि ये फंड का अल्फ़ा जो है वो उसके बाकी जो कैटेगरी है उससे कम है और काफ़ी कम है। लेकिन मुझे लगता है कि जिसमें इस फंड के बारे में अगर देखा जाए तो मैं प्रशांत जैन साहब पे भरोसा थोड़ा ज़्यादा करूँगा इन नंबर्स और इन रेशोज़ की कंपैरिजन में। अभी जो इम्पोर्टेंट बात मैंने पहले कही थी कि ये फंड का डिविडेंड जो है वो डिविडेंड हिस्ट्री काफ़ी तगड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस फंड ने अभी जो रिसेंटली जून में डिविडेंड दिया है वो करीब करीब फंड की जो एनएवी थी उस वक्त उसके हिसाब से 1.08% है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो पूरा 2019 से लगा के, और ये डेटा आपको वैसे भी अगर आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा, तो यहाँ पे 2003 से तो करीब करीब 17 साल से इस फंड का जो डेटा है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, और 17 सालों से इस फंड का डिविडेंड कंसिस्टेंटली आ रहा है। अब इस फंड में किसने इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो इन्वेस्टर यहाँ कि शॉर्ट टर्म में जो रिस्क है जो किसी भी इक्विटी फंड के साथ होती है उसको टॉलरेंस जो कर सके। मतलब ऐसा नहीं कि आप इन्वेस्ट करें और मार्केट देखना शुरू हो जाए और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे हो गई तो आप इसको रिडीम कर दें या टेंशन में चली जाए। तो अगर शॉर्ट टर्म में आपको इन्वेस्टमेंट रिस्क है वो आप अगर टॉलरेट कर सकते हो या फिर आपका उतना रिस्क एपिटाइट है तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। जिन लोगों को इन्फ्लेशन को बीट करना है लेकिन इतना भी एग्रेसिव नहीं होना है कि कंप्लीट इक्विटी फंड में चले जाए, ऐसे लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी देखिए कि करीब करीब अभी जगह अगर हम लोग देखते हैं तो इस फंड का इक्विटी और डेब्ट का जो एलोकेशन था 80 और 20%, ये किसी भी इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड के करीब करीब उतना तो था ही। मतलब क्या किया इस फंड ने कि जब अभी मार्केट नीचे गया था तो इस फंड में काफ़ी स्टॉक्स जो है उनका परसेंट बढ़ाया गया है और एलोकेशन भी बढ़ाया गया है। इसकी वजह से देखेंगे आप जब वैल्यूएशन नीचे थे तो इस फंड की जो निवेश है वो डेब्ट की बजाय इक्विटी में परसेंट बढ़ गया है। और तीसरा कि जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल के करीब है वो लोग इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जो इन्वेस्टर फंड से कुछ ना कुछ उनके लिए मिल जाए ऐसी आशा रखते हैं वो लोग भी इस फंड के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ये फंड खरीदने के लिए सबसे अच्छा टाइम कब होता है? जब मार्केट करेक्ट हो जाए।
तो मार्केट करेक्ट होने से क्या होता है कि आपकी एनईवी जो है वो नीचे आ जाती है, और फिर वो एनईवी पे आपको अगर 1% मिल जाए तो उससे क्या अच्छी बात हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है ये फंड के बारे में देखने जैसी कि अगर आप स्टॉप सिलेक्शन देखें, अगर आप डेप्ट सिलेक्शन देखें, तो मुझे वहाँ पे अच्छी कंपनीज नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप पहली बार इस चैनल पे अगर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना, क्योंकि बेल आइकॉन जब आप दबाते हो तो मैं नेक्स्ट टाइम कोई भी अगर वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको अलर्ट मिल